हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन पे। दोस्तों, यह हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सीरीज के अंतर्गत दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में आज हम लोग अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पहला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज का हमारा यह दूसरा वीडियो, इसमें हम लोग अधिगम यानी लर्निंग के बारे में जानेंगे। लर्निंग का अर्थ, लर्निंग की विशेषताएं आदि के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला है लर्निंग। लर्निंग का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? तो लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। यहाँ ध्यान रखिएगा, सीखना केवल ऐसे सीखना नहीं है कि केवल हम क्लास में जो पढ़ते हैं वो सीखते हैं। सीखना का मतलब होता है जो कुछ भी हम सीखते हैं वह सभी अधिगम है। यह सीखना जरूरी नहीं है कि अपने से बड़ों से ही सीखा जाए, कुछ कुछ चीज़ें छोटों से भी सीखने को मिलता है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक नए अनुभवों को सीखता है तथा इन्हीं अनुभवों से वह परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही पूछा जाता है कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है। तो अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि अधिगम कभी समाप्त नहीं होता है। सीखना कभी व्यक्ति का खत्म नहीं होता है, तो व्यक्ति हमेशा ही सीखता रहता है, इसलिए अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम की परिभाषाएं, विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो आइए जानते हैं किस मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है, और यह हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है। तो देखते हैं, पहला है हमारे रॉबर्ट सेशंस वुडवर्थ। ये जहाँ हर जगह वुडवर्थ ही देखने को आपको मिलेगा ज़्यादातर। इनका पूरा नाम रॉबर्ट सेशंस वुडवर्थ है। नई सूचनाओं, इनके अनुसार है, नई सूचनाओं तथा नई प्रतिक्रियाओं को धारण करना ही अधिगम है। दूसरे हैं हमारे गिलफोर्ड। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। देखिएगा, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है, ये कहते हैं। तीसरे हमारे मनोवैज्ञानिक गेट्स हैं। गेट्स व अन्य, इनके अनुसार है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। देखिएगा, अनुभव एवं प्रशिक्षण से आपके व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है वह अधिगम है, ऐसा गेट्स कहते हैं। अगला है स्किनर के अनुसार। स्किनर सीखना, स्किनर का मत है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मर्फी, मर्फी के अनुसार अनुभव एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन करना ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों एवं रूपों का अर्जन करना ही अधिगम है। तो ये थे विभिन्न वैज्ञानिकों के मत। आगे देखते हैं अधिगम की क्या विशेषताएं होती हैं। अधिगम की विशेषताएं हैं, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। बिल्कुल, व्यक्ति शिक्षित होता है या व्यक्ति कुछ सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम सार्वभौमिक क्रिया है। बिल्कुल, अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम लगभग अस्थायी प्रकृति का होता है। अधिगम क्या है कि अस्थायी प्रकृति का होता है, मतलब कि यदि कुछ हम सीख जाते हैं, कुछ जान जाते हैं, तो वह जल्दी हम भूलते नहीं हैं, मतलब कि अस्थायी प्रकृति का होता है। अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। अधिगम व्यक्ति की समायोजन एवं अनुकूलन के लिए तैयार करता है। व्यक्ति को क्या करता है? समायोजन एवं अनुकूलन के लिए तैयार करता है। छठवां पॉइंट है अधिगम विकास है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम रचनात्मक है। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम खोज परख है। यदि हम इसमें खोज परख से ये तात्पर्य है कि हम
अगर कुछ किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, तो उसके बारे में हम और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो मतलब कि क्या है कि अधिगम खोज परक है। अधिगम व्यक्तित्व व सामाजिक दोनों है। अगला पॉइंट है हमारा, अधिगम स्थानांतरणीय है। यानी कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वह दूसरे को सिखा सकते हैं। कि मतलब यहाँ से हमने सीखा और यहाँ किसी दूसरे को सिखाया, तो क्या है, अधिगम स्थानांतरणीय, स्थानांतरण हुआ। इसने किसी और को सिखाया, उसने किसी और को सिखाया, तो यह स्थानांतरणीय है। अधिगम अनुभव का संगठन है। बिल्कुल, जो कुछ हम अनुभव करते हैं उसका संगठन है अनुभव। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। अधिगम पूर्व परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया है। अधिगम विवेकपूर्ण है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम खोज करना है। अधिगम एक नया कार्य है। अगला पॉइंट है हमारा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें हम यह देखेंगे कि अधिगम कैसे प्रभावित होता है, इसके क्या क्या कारण हैं कि अधिगम प्रभावित हो सकता है। तो इसमें पहला है वातावरण। अगर व्यक्ति को सही वातावरण नहीं मिलता है तो वह सीख नहीं सकता। तो यानी वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। यदि बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो वह चीज़ों को जल्दी सीख जाता है। यदि वह शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सीखने में समय लेता है। यानी शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। तीसरा है सीखने का समय व थकान। सीखने के समय से मतलब यह है कि सीखना तब तक ठीक लगता है जब तक कि हमें थकान महसूस ना हो, यानी या जब तक हम इंटरेस्ट ले रहे हों। यानी बहुत देर तक अगर कोई कुछ बताता है और उसमें आप थकान महसूस करने लगते हैं, आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो वह उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए सीखने का समय और थकान भी अधिगम को प्रभावित करता है। सीखने की इच्छा, व्यक्ति की यदि किसी व्यक्ति की इच्छा अगर सीखने की है तो वह चीज़ों को जल्दी सीख जाता है। यदि उसकी इच्छा ही नहीं है तो वह सीखने में बहुत ही समय लगाता है या नहीं भी सीख पाता है। सीखने की विधि, सीखने की विधि भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यदि सीखने की विधि अच्छी है तो व्यक्ति जल्दी सीख जाएगा। यदि सीखने की विधि ठीक नहीं है तो वह जल्दी नहीं सीख पाएगा। तो यह सीखने की विधि भी अधिगम को प्रभावित करता है। अगला है परिपक्वता। परिपक्वता भी अधिगम को प्रभावित करता है। विषय सामग्री का स्वरूप, अब यह डिपेंड करता है विषय सामग्री का स्वरूप किस तरह का है। यदि वह इंटरेस्टिंग है तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा। यदि वह इंटरेस्टिंग नहीं है तो उसे सीखने में बोरियत फील होगा और वह नहीं सीख पाएगा। प्रेरणा, प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी बालक को, किसी व्यक्ति को हम प्रेरणा देते हैं तो वह उस कार्य को करने के लिए अग्रसर होता है और आसानी से सीख जाता है। तो प्रेरणा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रेरणा दो टाइप का होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी। इसमें होता है कि एक आंतरिक प्रेरणा और एक होता है बाह्य प्रेरणा। एक होता है आंतरिक प्रेरणा और एक होता है बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा वह होता है जो व्यक्ति स्वयं अपने आप से सोचता है कि हाँ मुझे ऐसा करना है और करता है। यानी वह खुद से ही उत्साहित होता है उस कार्य को करने के लिए, तो उसे आंतरिक आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। और दूसरा है बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा का मतलब वह होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे बोलता है कि यह काम करो और उसके बाद आप उसे इंटरेस्ट लेते हो करने के लिए, तो वह बाह्य प्रेरणा है। अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। अध्यापक
क्लास में अध्यापक कैसा है और सिखाने की उसकी प्रक्रिया कैसी है, यह भी बहुत डिपेंड करता है। संपूर्ण परिस्थिति, विषय सामग्री का स्वरूप, यह सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे। आगे हमारा पॉइंट्स है अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत। यहाँ देखिएगा अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं एक दृष्टि में, मतलब इसका अध्ययन हम लोग विस्तार से आगे करेंगे, यह अभी केवल समरी है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा सिद्धांत है और कौन से मनोवैज्ञानिक ने उसके बारे में बताया है। तो पहला हमारा आता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक याद रखिएगा। दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बी एफ स्किनर। तीसरा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आईपी पावलोव। चौथा है समीपता का अनुबंधन सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं एडविन रे गुथरी। पांचवा है अधिगम का प्रसूति सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं एडविन रे गुथरी। छठवां है हमारा प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत सी एल हल। चिन्ह अधिगम सिद्धांत एडवर्ड बेस्टॉलमैन। आठवां सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इसके हैं प्रतिपादक मैक्स वर्दिमर। इसमें ध्यान रखिएगा ये सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत अधिकतम कोहलर लोग बताते हैं, हालांकि इसके जो मेन प्रतिपादक हैं वह वर्दिमर ही हैं। कोहलर ने इस पर प्रयोग किया था, तो प्रयोगकर्ता कोहलर हैं लेकिन प्रतिपादक हैं मैक्स वर्दिमर। नौवां है हमारा अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं कुर्ट लेविन। यहाँ ट होता है, कुर्ट होता है, कुर्ट लेविन। 10वां है अधिगम सोपान का सिद्धांत। सोपान का सिद्धांत है आर एम गैने। 11वां है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो जहां सामाजिक आएगा अधिगम वहां अल्बर्ट बंडूरा हो जाएंगे। और अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत ए एच मैस्लो। तो यह था अधिगम के सिद्धांत। इसका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे, यह केवल समरी था। इसका विस्तार से आगे हम एक एक वीडियो में अध्ययन करेंगे और सबके बारे में, जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से जानेंगे। तो आज का यह वीडियो हमारा यहीं तक समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।